कल जो हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा, छोटा सा रिकैप। अभी तक हमने देखा जब नेपोलियन आ गया था, जब उसने एक्वायर किया पावर, कहाँ का, फ्रांस का पावर जब उसने एक्वायर किया, तो उसने काफी दिमाग से काम लिया, उसने काफी स्ट्रेटेजिकली काम किया, और ऐसे में उसने क्या किया, उसने पहले ही अपने आर्मी एम्बिशन को जो है वो साइडलाइन करता है, और एज ए पॉलिटिशियन वो काम करता है। और एज ए पॉलिटिशियन वो क्या काम करता है, पहले वो फ्रांस के इश्यूज जितने भी थे उनको एड्रेस करता है, ठीक है, उनको वो एड्रेस करता है। क्या क्या इश्यूज थे सपोज, एक तो फ्रांस में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वो बिल्कुल खत्म था, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके लिए काम करता है, ठीक है, और एजुकेशन, लगभग तमाम सारे जितने भी एस्पेक्ट्स थे उस पे काम करता है, और फिर वो टारगेट्स अचीव करता है, ठीक है। और ऐसे में इसके एस्टेब्लिशमेंट, अभी रूल के एस्टेब्लिशमेंट हो ही रही थी, तो प्राइवेट कंट्रीज उसके खिलाफ एक जंग छेड़ देते हैं, किसकी एक्साइटमेंट पे, ब्रिटेन की एक्साइटमेंट पे, इंग्लैंड की एक्साइटमेंट पे, और वो जंग हार जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब वो जंग हार गए तो इसने इसके बाद क्या किया, इसको लगा कि मुझे पहले अपनी एनिमोसिटी जितनी भी है, जहां जहां से मेरे दुश्मन के आंसर है, उन्हें पहले सेटल डाउन करना होगा, तब जाके मैं स्टेबलाइज हो पाऊंगा, तब जाके मैं फ्रांस के लिए या एक तो खुद स्टेबलाइज हो जाऊंगा और फ्रांस को भी स्टेबलाइज करूंगा। और उसने क्या किया, उसने वो ट्रीटीज में चला गया, किन किन के साथ, एक तो विद इन फ्रांस वो ट्रीटी करता है, किसके साथ, एक वर्बल एग्रीमेंट होता है वहां के पोप के साथ कि आप जो है, आप अपने मजहब में जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, मैं कोई इंटरवेंशन नहीं करूंगा, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कल को कोई इंटरवेंशन मेरे पॉलिटिकल रूल में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इतना सब याद है ना, ओके। अच्छा, उसके बाद वो फ्रांस के डोमेन से बाहर जितने भी दुश्मन अंसर थे, जैसे यही प्रेप कंट्रीज थी, इनके साथ ये एक एक करके ये जो है ट्रीटीज में चला जाता है, पीस ट्रीटीज करता है, अमन महादे जिसको कहा जाता है। अच्छा, उनमें से वो जैसे ट्रीटी ऑफ तिलसित हो गया, ट्रीटी ऑफ एमिन्स हो गया। ट्रीटी ऑफ तिलसित किसके साथ किया था, रशिया के साथ। ट्रीटी ऑफ एमिन्स किया था इंग्लैंड के साथ, या ब्रिटेन कह सकते हो, जो भी है। अच्छा, उसके बाद जो है ये पूरा ध्यान देता है किस चीज पे, फ्रांस की डेवलपमेंट है, फ्रांस की प्रॉस्पेरिटी पे, फ्रांस में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी या एजुकेशन वाली डेवलपमेंट थी, जितने भी एस्पेक्ट्स थे डेवलपमेंट को लेकर, वो पहले वो टारगेट्स अचीव करता है। अब जब एक बार उसके टारगेट्स अचीव हो गए तो नेक्स्ट हो जाता है उसका स्टार्ट, ये एंश्योर था, अब ये लगभग ये अनडिफीटेड पर्सनालिटी था, अनडिफीटेबल आर्मी रखता था, ये पहले ही इसकी आर्मी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग थी। अब जब इसने अपने किंगडम को संभाला, अपने किंगडम में शांति लाई, अपने किंगडम को डेवलप किया, अब इसका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आर्मी का एम्बिशन। क्योंकि ये पहले क्या था, एक आर्मी मैन ही था, एक आर्मी का कमांडर रह चुका था। नेक्स्ट स्टार्ट इज आर्मी एम्बिशन, और इस आर्मी एम्बिशन के तहत ही क्या करता है, पहले तो इसने अपनी किंगडम जो है एक्सटेंड, वो तो उसने संभाली, अपने किंगडम को स्टेबलाइज किया। अब लगभग पूरा फ्रांस जो है अब सेटिस्फाइड है इससे, ठीक है। और ये वेलकम पर्सनैलिटी थी फ्रेंच लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार पूरी तहरीक में देखा था, सिंस फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, इन्होंने पहली बार किसी बंदे में ऐसी बात देखी थी जो फ्रांस को किसी हद तक स्टेबलाइज करता है, बल्कि मैं ये कहूं कि काफी हद तक फ्रांस जो है स्टेबलाइज हो चुका था। इससे पहले इन्होंने क्या देखा, इससे पहले इन्होंने सिर्फ कश्मकश देखी और कुछ नहीं देखा लोगों की तरफ से, और जो भी लीडर आता था वो अपने पॉलिटिकल वेस्टेज लेकर आता था, अपने सेल्फ वेस्टेज लेकर आता था, चेंज गवर्नमेंट्स होती रही, नए रूल्स आते रहे, ठीक है, बट कुछ नहीं बदला, फ्रांस के लोगों के लिए कुछ नहीं बदला। अब पहली बार जो है ये जो नेपोलियन आया, इसने काफी हद तक चेंजेस लाई, और अब पूरा फ्रांस लगभग पूरा फ्रांस जो है अब सेटिस्फाइड है। अच्छा, तो इसने क्या किया, अपने किंगडम को तो इसने स्ट्रॉन्ग कर दिया और स्टेबलाइज भी कर दिया, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट को लेकर। अब इसका नेक्स्ट हो जाता है स्टार्ट आर्मी का एम्बिशन। आर्मी के एम्बिशन में क्या करता है, ये अपना किंगडम तो एक जगह, अब ये बाकी के किंगडम्स पे हमला बोल देता है, ठीक है। अच्छा, बाकी के किंगडम्स पे हमला बोलने से क्या करता है, एक एक किंगडम इसके किंगडम में अंदर दाखिल होती गई, ये उनको डिफीट करता गया और किंगडम्स को हासिल करता गया, ठीक है। अब जिस किंगडम को ये हासिल करता गया, वहां पे इसने वहां का रूल जो है वो संभालना था, खुद तो ये फ्रांस का रूल संभाल रहा था, अब वहां पे किसी न किसी को तो वहां की कुर्सी पे बिठा के रखना था। उसके लिए क्या करता है, किन लोगों को चूज करता है, ये अपने रिश्तेदार या अपने किसी यार दोस्त को वहां की कुर्सी जो है सौंप देता है, यानी कि वो इसके अब कंट्रोल में है, ये खुद तो राज नहीं कर रहे वहां डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी न किसी को वहां की इस कुर्सी पे बिठा देता है, एक्सेप्ट सम कंट्रीज जैसे इंग्लैंड और पुर्तगाल। वेरी गुड, जैसे इंग्लैंड है,
पुर्तगाल है, प्रेब कंट्रीज कह सकते हैं, प्रेब कंट्रीज। प्रेब मैंने बताया था ना, पी स्टैंड्स फॉर प्रूशिया, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रिया एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन, इंग्लैंड वगैरह। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या होता है, ये जब एक्सपेडिशंस पे आया, एक्सपेडिशन करता गया कई जगहों पे, ये कई जगहों पे, जैसे इंग्लैंड है, ये इसको अपने अंदर नहीं ले पाया क्योंकि वहां से इसको काफी खतरनाक चैलेंज था। जैसे इसने एक जंग की, वो इंग्लैंड के साथ हुई, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ ट्रैफलगार, बैटल ऑफ ट्रैफलगार। सर ये खुद क्यों नहीं इस गद्दी पर बैठ जाता, ये अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को क्यों बिठाता? ये फ्रांस की गद्दी पे खुद बैठा था, फ्रांस का भी रूल संभालना था ना। पहले तो ये फ्रांस का राजा बना, ठीक है। अब इसको असाइनमेंट था कि फ्रांस को ही चलाना है। अब जो नेक्स्ट किंगडम्स जितने भी थे फ्रांस से बाहर, ठीक है, वहां पे किसी ना किसी को रखना था नजर गुजर के लिए, या वहां की कुर्सी संभालने के लिए, वहां का रूल संभालने के लिए। इसलिए इसने चुना किनको, अपने रिश्तेदारों को या अपने यार दोस्तों को, किड्स एंड किन्स को, किसी न किसी को चुना और वहां की कुर्सी पे बिठा दिया। ठीक है। अल्टीमेटली वो इसी के कंट्रोल में थे, हेड यही कर रहा था, फ्रांस से ही कर रहा था। ठीक है। अच्छा, तो हो जाता है क्या, इंग्लैंड से लड़ते लड़ते ये क्या करता है, एक बैटल छिड़ जाती है जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ ट्रैफलगार। और यहां पे जो है, यहां पे नेपोलियन की हार हो जाती है, नेपोलियन यहां पे हार जाता है। ये वाली बैटल, नेपोलियन लॉस्ट दिस बैटल और नेपोलियन वाज डिफीटेड इन दिस बैटल, ये कह सकते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या एक्चुअली, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेपोलियन जो है ये काफी स्ट्रांग आर्मी रखता था, खुद भी एक स्ट्रांग एंड कनिंग पर्सनालिटी, काफी चालाक आदमी था, खुद भी एक वॉरियर था, बहुत अच्छा खासा वॉरियर था। तो यहां पे हार क्यों जाता है, इसकी एक बड़ी वजह थी, इसकी वजह थी इंग्लैंड की नेवी। ठीक है, इंग्लैंड की नेवी। मैंने आपको पहले ही कहा है, लगभग एंटायर यूरोप में अनडिफीटेबल आर्मी रखता था नेपोलियन। ठीक है। बट यहां पे आ जाता है और आस्पेक्ट, यहां पे जब ये भिड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, तो यहां पे इनकी नेवी, इंग्लैंड की जो नेवी है ये काफी स्ट्रांग थी। ठीक है, इंग्लैंड की नेवी काफी स्ट्रांग थी और ये नेवल एस्पेक्ट में वीक था। कौन? नेपोलियन। हालांकि इसकी जो आर्मी थी वो वाली आर्मी, उसमें तो ये स्ट्रांग था, बट नेवल फोर्स इसका स्ट्रांग नहीं था। अब जो है एनिमोसिटी और बढ़ गई इसके इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड एनिमोसिटी पाइल्ड अप, ऐसा कह सकते हो। इंग्लैंड के तय इसकी हैट्रिड जो है वो पाइल अप हो गई और ज्यादा बढ़ गई। अब इंग्लैंड को सेटल करने के लिए या इंग्लैंड को कैप्चर करने के लिए, यूं कह सकते हैं कि इंग्लैंड को हराने के लिए ये एक इनोवेशन करता है, एक और चेंज लाता है। क्या करता है ये, कॉन्टिनेंटल सिस्टम को ये क्या करता है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम को ये इंट्रोड्यूस करता है। इसको कहा जाता है, एक और नाम से जाना जाता है इसको, इकोनॉमिक वारफेयर। इकोनॉमी क्या होता है बेटा? इकोनॉमी, यहां पे इसका मतलब है ये है कि ये वहां के ट्रेड पे हमला बोल देता है, इकोनॉमिक वारफेयर। इसको दूसरा नाम है कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था मैं बताता हूं आपको, इसने क्या किया इसके अंदर, कॉन्टिनेंटल सिस्टम के अंदर इसने क्या क्या चेंजेस आई, क्या किया इंग्लैंड को एड्रेस करने के लिए, या इसको सेटल डाउन करने के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि इंग्लैंड को जीतने के लिए इसने क्या किया, इसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम का सहारा लिया। अब जबकि नेपोलियन एक इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर के तौर पर अभी पूरे यूरोप में मशहूर था, इसका दबदबा चल रहा था, इसने बाकी की कंट्रीज को क्या किया, इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम के अंडर इसने बाकी की कंट्रीज को क्या किया, उनको बैन कर दिया। किस चीज के लिए? कि आप जो है आप इंग्लैंड के साथ ट्रेड मत करो। ठीक है। उन पे एक थ्रेट बिठा दिया कि इसने एक स्ट्रॉन्ग नोटिस दे दी सारे यूरोप को, सारे यूरोपियन कंट्रीज को, कि आप इसके साथ जो है इकोनॉमिक, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक वारफेयर। ठीक है। अच्छा, इसने क्या कहा उनसे कि आप इसके साथ ट्रेड करना बंद करो। किसके साथ? इंग्लैंड के साथ, जो इसका काफी खतरनाक राइवल था। ठीक है, अभी तक।
इसने क्यों बोला इनको ये वार उठाने को? ये एक्चुअली क्या करता है, ये वीक पॉइंट्स ढूंढता है कि मैं कैसे कमजोर कर सकता हूं अपने दुश्मन को, ठीक है। और ये एक एलिमेंट था उसके लिए, इसकी इकोनॉमी पे हमला बोल देना, इसके कारोबार पे हमला बोल देना, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली इसको वीक करना चाहता था। अब जब ये कमजोर हो जाते तो उसके मोटिव्स जितने भी थे, उसने जो फोकस कर रखा था, जैसे इंग्लैंड को अपने अंदर करना है या फिर इंग्लैंड पर डोमिनेंट होना है, ठीक है, ये वेज एंड मीन्स थे इसके लिए, ठीक है। यहाँ की इकोनॉमी पे हमला बोल देना, वो कैसे कि इंग्लैंड के साथ जो जो कंट्री ट्रेड करेगी उसको खमियाजा उठाना पड़ेगा, ओपन धमकी, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, खमियाजा का मतलब क्या? खमियाजा होता है, खमियाजा होता है अगर आप नहीं मानोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से पनिश किया जाएगा। अच्छा, तो पहले से ही इसका दबदबा चल रहा था, तो कुछ कंट्रीज जो है पहले तो लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे डिड द सेम, ठीक है, वो ऐसा ही करते हैं जैसा नेपोलियन उनको कहता है करने के लिए। बट उन्होंने अब रिटेलिएट करना था, इंग्लैंड थोड़ी हाथ में हाथ धरे बैठा रहता, नो सर, इंग्लैंड को इसको रिटेलिएट करना था क्योंकि इसने इकोनॉमिक वारफेयर छेड़ दिया उनके खिलाफ। इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने सारी कंट्रीज को अब कहा कि जो जो इस सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को हमारे खिलाफ जो है इकोनॉमिक वारफेयर में आ जाएगा, हम उसको क्या करेंगे, इन्होंने ब्लॉकेड्स लगा दी। कैसी ब्लॉकेड्स लगा दी, इंग्लिश कैनल, इंग्लिश कैनल जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रेड का रूट था, एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। हम कब की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम कब की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नेपोलियन एरा पढ़ रहे हैं, 1799 के आसपास, 1795 से 99 के आसपास, ठीक है, या फिर 1799 से ऑनवर्ड्स अप टू 1815 तक, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। क्योंकि तब अभी ये हवाई सफर नहीं होता था, अगर सफर होता तो घोड़ा गाड़ी या फिर ट्रेड के लिए सी रूट्स का इस्तेमाल होता था। सी रूट से मेन ट्रेड जो है, जो भारी भरकम सामान होता है, वो सी रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता था एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश कैनल था यूरोप के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये मेन ट्रेड रूट था। अब इस इंग्लिश कैनल पे किनका कब्जा था, ये इंग्लैंड की टेरिटरी में आता था। और इन्होंने जिन ममालिक ने इनके खिलाफ इकोनॉमिक वारफेयर में पार्टिसिपेट किया है, यानी जिन्होंने नेपोलियन की मानी, तो उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, इंग्लिश कैनल का सहारा लेके उनको, उनका भी ट्रेड जो है ब्लॉकेट कर दिया, ठीक है, उनके भी ट्रेड पर हमला बोल दिया। अब होता क्या है एज ए रिजल्ट, क्योंकि सबको अपनी अपनी किंगडम्स चलानी है, सबको अपनी अपनी कंट्रीज चलानी है, तो क्या हुआ, इंग्लैंड की यहां पे सुपरमेसी साबित हो जाती है। वो सोचते हैं बाकी के किंगडम जो भी वारफेयर में आ जाते हैं, वो बाद में पछताते हैं कि भाई ये तो हमने अपना ही नुकसान कर दिया, हमने अगर इसके साथ ट्रेड करना बंद कर दिया तो इससे हमारे भी ट्रेड जो है वो ठप पड़ जाता है, बिल्कुल बंद पड़ जाता है। ऊपर से कंट्री को चलाना भी है, किंगडम्स को चलाना भी है, तो उनके लिए एक इश्यू बन गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी कंट्री ने इस इकोनॉमिक वारफेयर को ओपनली डिफाई किया। ओपनली डिफाई करने का मतलब क्या होता है, किसी ने ओपनली इनकार कर दिया, जैसे प्राइवेट कंट्रीज है, जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज थी, जो इसके अगेंस्ट थी, नेपोलियन के अगेंस्ट, उन्होंने नकारा, कहा भाई नहीं, हम इकोनॉमिक वारफेयर में नहीं जाएंगे, ठीक है। यहां पे जो है ये अपनी ये मनमानी कर रहा है, नेपोलियन मनमानी या फ्रांस मनमानी कर रहा है, हम नहीं मानने वाले। लेकिन कुछ ऐसे थे जो पहले इस झांसे में आए थे, जिन्होंने इकोनॉमिक वारफेयर में पार्टिसिपेट किया था, जैसे इसके किड्स एंड किन्स भी थे उसमें। जो किंगडम्स इसने अपने अंदर जो लाई थी, जो जीती थी डिफीट करके, जहां पे इसने अपने किड्स एंड किन्स को बिठा के रखा था, तो वो तो इसको फॉलो करते ही करते। लेकिन बाद में जब इंग्लैंड ने ब्लॉकेड्स बिठा दी, जब इन्होंने उनके ट्रेड पर हमला बोल दिया, तो वो क्या करते हैं, वो इन्होंने तो ओपनली डिफाई कर दिया, जैसे प्राइवेट कंट्रीज है, रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन तो वैसे इसका यहाँ पे तो मामला इनके भी चल रहा था, और भी कुछ इनके एलाइज थे जिन्होंने डिफाई कर दिया ओपनली। अब जो इसके किड्स एंड किन्स थे या और भी कंट्रीज जिनको डर था, नेपोलियन का डर था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीक्रेटली इसको डिफाई किया, सीक्रेटली डिफाइड, सॉरी दे डिफाइड सीक्रेटली, यानी कि नेपोलियन को पता चलने के बगैर ही
नेपोलियन को पता नहीं चलना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी ट्रेड जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स जितनी एक्टिविटीज थी वो सही करके रखी थी इंग्लैंड के साथ, या सही की अब इंग्लैंड के साथ दोबारा। जिन्होंने इकोनॉमिक वारफेयर में नेपोलियन की मानी, बाद में उन्हें वो लोग मजबूर हो गए, ठीक है, वो लोग मजबूर हो गए डिफाई करने के लिए किसको, नेपोलियन को। पहले तो ओपनली कुछ कंट्रीज ने किया, अब जो बाकी के लोग थे जिन्होंने इकोनॉमिक वारफेयर में ये जो है पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने सीक्रेटली ये जो है तोड़ दिया उसका मतलब, जो अगर नेपोलियन ने उनसे कहा था कि भाई आप इनके साथ ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, उन्होंने मानी थी तब बात। लेकिन अब जब इंग्लैंड ने रिटेलिएट करना शुरू किया, अब जब इंग्लैंड ने उनकी इकोनॉमी पे हमला बोल दिया, तो ये लोग मजबूर हो जाते हैं डिफाई करने के लिए, कैसे, सीक्रेटली, नेपोलियन को पता चलने के बगैर ही। इसमें वो लोग भी आ जाते हैं, वो भी किंगडम्स आ जाती हैं जहां पे इसने अपने किड्स एंड किंग्स को बिठा के रखा था, ठीक है, जहां पे अपने किड्स एंड किंग्स को बिठा के रखा था, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी, वो भी फिर अल्टीमेटली मजबूर हो जाते हैं ये सिस्टम को डिफाई करने के लिए। ओके